आज की वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 7 कृषि विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें है कि भूक्षरण निम्न शक्तियों अर्थात कारकों के द्वारा होता है। वर्षा, हवा, बर्फ या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो भूक्षरण होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, वो उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। वर्षा के द्वारा भी, हवा के और बर्फ तीनों के द्वारा होता है। फिर है दूसरा, भूक्षरण से तात्पर्य है। इससे भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, क्या होता है भूक्षरण? भूमि के कणों का अपने स्थान से हटना एवं दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना। तो यही आप सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट तीसरा है, वायु भूषण निम्न कारक द्वारा होता है। तो देखिए, वायु भूषण उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वायु भूषण किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका वायु के द्वारा। चौथा है बीहड़, यानी कि रेवाइन निम्न स्थानों पर पाया जाता है। नदी एवं नालों के किनारे, ये नाले हैं, नालों के किनारे व आसपास, यही इसका आंसर होगा, बीहड़ क्षेत्र जो होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है? देखिए, मृदा संरक्षण क्या होता है? ये होता है मृदा को क्षरण से बचाना, कटाव से बचाना मृदा संरक्षण होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही पर आप ये निशान सही का और गलत पर आप गलत का निशान लगाएंगे। जैसे भूक्षरण का अर्थ मिट्टी को खोदकर अन्यत्र ले जाना है, बिल्कुल सही है। और भूक्षरण से खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, ये भी सही है। तीसरा है, वायु क्षरण अधिकतर शुष्क एवं रेतीले क्षेत्रों में होता है, ये भी सही है। और फिर है आपका चौथे नंबर का, 1 हेक्टेयर खेत से औसतन 50 टन मिट्टी प्रतिवर्ष बह जाती है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे आपके क्वेश्चन के नीचे दिए हुए हैं, इनसे छांट करके आपको खाली स्थान भरने हैं। जैसे पहला है, ढालू खेतों से भूक्षरण होता है तो अधिक होता है। सबसे अधिक भूक्षरण से होता है, जल से होता है। त्वरित क्षरण द्वारा होता है तो ये मानव द्वारा होता है। भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइड ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो खाली स्थान में पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद हमारे पास है, मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत बनाने में प्रकृति को वर्ष लग जाते हैं, तो 300 से 100 वर्ष, 100 वर्ष से 300 वर्ष मान के चलिए आपको जो है इतना लगता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए, इसमें हमें करना क्या है, इसमें मिलान मिलाना है। और मैंने पहले ही इन्हीं के सामने इसको मिला दिया है। आप अपने बुक में देख करके जहाँ पर भी होगा आप वहाँ मिला लीजिएगा। स्तंभ क का स्तंभ ख के साथ मिलान करना है। जैसे जलीय क्षरण जो होता है, जल द्वारा मिट्टी के कणों का बहना। वायु क्षरण, वायु द्वारा मिट्टी के कणों का उड़ना। त्वरित क्षरण, मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा क्षरण। और एक होता है प्राकृतिक क्षरण, ये प्रकृति द्वारा क्षरण होता है। नेक्स्ट, खेत से पानी बहने के बाद खेत में अंगुलियों जैसी संरचना कैसे बनती है? देखिए, इसमें क्या होता है, बरसात के दिनों में ढालू जो भूमि होती है, जो मिट्टी होती है, पानी के साथ बहकर उंगली जैसी संरचना बनाती है। जब बरसात होती है या खेत में पानी बहता है तो मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और ये संरचना उंगलियों जैसी हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा, वर्षा की बूंद का क्षरण कैसे होता है? देखिए, वर्षा की बूंद भूमि के कणों को 1 मीटर ऊंचा एवं 1 मीटर दूर तक उछाल देती है, तो ऐसे मिट्टी का क्षरण हो जाता है, कटाव हो जाता है। फिर ये आपका तीसरे नंबर पर है, बालू के टीले, सैंड ड्यून जो होते हैं, ये कैसे बनते हैं? देखिए, बालू के टीले जो होते हैं ना, तेज हवा के कारण रेतीली भूमि को उड़ाने से बनते हैं। क्या होता है, जब रेतीली भूमि उड़ जाती है हवा में, तो वह किसी टकराव के कारण किसी एक स्थान पर जाकर इकट्ठी होने लगती है और वहाँ पर जो है बालू के टीले तैयार हो जाते हैं। मिट्टी के साथ पानी के साथ मिट्टी बहकर कहाँ चली जाती है, इसका प्रभाव क्या होता है? देखिए, पानी के साथ मिट्टी
जो है ऊपरी परत बहकर नदी नालों समुद्र में चली जाती है। इससे होता क्या है कि पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत में ही पोषक तत्व होते हैं और खेत की जो उपज है वो घट जाती है और खेत की उपजाऊ शक्ति भी घट जाती है और खेत की जो उपज होगी, जो उसमें पैदावार होगी, वो भी घट जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पर ढालू खेतों में फसलों का उत्पादन कम क्यों होता है। देखिए, ढालू जो है खेत है, उनमें भूक्षरण अधिक होने से उनकी उपजाऊ क्षमता घटती रहती है, इसलिए उत्पादन कम होता है। बरसात के दिनों में मटमैले एवं गंदले पानी के अंदर क्या होता है। देखिए, मटमैले और गंदला पानी जो पानी में होता है ना बरसात के दिनों में, उसमें मृदा के भूमि के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास पुराने पेड़ों की जड़ें मिट्टी के ऊपर दिखाई देती है, इसका क्या कारण है। क्योंकि बरसात के दिनों में जलीय भूक्षरण के कारण पुराने पेड़ों की जड़ों की जो मिट्टी है वो बह जाने से जड़ें जो है दिखाई देने लगती है। खेत को समतल एवं मेड़बंदी करने से क्या लाभ होता है। देखिए, खेत को समतल और मेड़बंदी करने से क्या होता है, खेतों को समतल करके उसके चारों तरफ मेड़बंदी करने से खेत का पानी बाहर नहीं जाता और भूक्षरण नहीं होता है। ढालू भूमि में किस विधि से खेती करते हैं। जो ढालू भूमि होती है, ढाल के विपरीत जुताई करके सीढ़ीदार खेती करते हैं वहाँ पर, जैसे आपकी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। और अगला क्वेश्चन भी यही है कि पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती करते हैं, तो पहाड़ी पर जो है सीढ़ीदार खेती करते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर पर आपका, वनस्पतियाँ पेड़ पौधे किस तरह से मृदा संरक्षण में सहायक होती है। वनस्पतियाँ पेड़ पौधे व घास, ये घास है, आदि लगाने से कटाव कम होता है और पानी धीरे धीरे बहता है। नेक्स्ट है, ढालू भूमि में ढाल के विपरीत खेती करने से क्या लाभ है। देखिए, मृदा संरक्षण हेतु कृषि कार्य जैसे जुताई, गुड़ाई, बुआई सदैव ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं, जिससे पानी खेतों में रुक जाता है और खेती करने में आसानी होती है। आपका फिर 13 नंबर पर क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती से क्या समझते हैं। सीढ़ीदार खेती अधिक ढालू और पहाड़ी ढाल के विपरीत सीढ़ीनुमा संरचना बनाकर करते हैं खेती, और इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। उसके आप 14 नंबर पर है। उसके बाद पशुओं द्वारा अनियमित चराई करने से मृदा संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, पशुओं द्वारा अनियमित चराई से मृदा संरक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं के खुरों से जो है मिट्टी कटकर पानी के साथ बहती है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होता है। 15 नंबर है आपका, खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने हेतु कौन सी संरचना बनाते हैं। देखिए, खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने के लिए आपको पता है कि रोक बांध यानी कि जो चेक डैम लगाते हैं वो बनाना पड़ता है, जिससे भूक्षरण पर रोक लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर पर है, भूक्षरण की परिभाषा दीजिए, जलीय भूक्षरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर आप लिख सकते हैं, भूक्षरण की परिभाषा भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदापर्दन कहते हैं। बरसात में जल के द्वारा होने वाले भूषण को जलीय भूषण कहते हैं। यह जो है निम्न प्रकार होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए, एक तो वर्षा बूंद होती है, उसके द्वारा शरण होता है। परत भूषण होता है। अल्प सरिता भूषण होता है। खड्ड या अवनालिका भूषण होता है। बीहड़ भूषण होता है। आपका नदी तट भूक्षरण होता है। समुद्र तट भूक्षरण होता है। हिमनद भूक्षरण होता है। उसके बाद एक होता है आपका भूस्खलन भूक्षरण, जो पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकने से होता है, जिससे नीचे के खेत सड़कें में बस्तियां दब जाती हैं। वहाँ की जो बस्तियां सड़कें होती हैं वे दब जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। देखिए, वायु क्षरण, आप सबसे पहले वायु भूक्षरण आप एक हेडिंग डाल लेंगे।
और इसमें लिखेंगे जब भूमि का कटाव वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु भूक्षरण कहते हैं। यह कम वर्षा व शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, प्रदेशों में होता है जहाँ आमतौर पर तेज हवाएं चलती हैं और भूमि पर वनस्पतियों का आवरण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ अपने स्थान से हटकर कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी खेतों में जमा होकर फसलें बर्बाद कर देते हैं। रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं जो वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, प्राकृतिक एवं त्वरित भूक्षरण उदाहरण सहित समझाइए। देखिए उत्तर में हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक भूक्षरण। देखिए प्राकृतिक भूक्षरण प्रकृति द्वारा होता है। इसकी गति धीमी व विनाश रहित होती है। इसमें जितनी मिट्टी बहती है उतना ही कटाव होता है जिससे संतुलन बना रहता है। इससे भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियाँ और विभिन्न प्रकार की जो है आकृतियाँ बनती हैं या मिट्टियाँ बन जाती हैं। अगर हम बात करें त्वरित भूक्षरण की तो देखिए त्वरित भूक्षरण होता है चारागाहों में उगी घास की अनियमित चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि से भू सतह पर विभिन्न वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण त्वरित भूक्षरण होता है। मानव इसके लिए उत्तरदायी होता है। जो भी मानव द्वारा भूक्षरण होता है वो त्वरित भूक्षरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 है, भूक्षरण किन किन कारणों द्वारा होता है, वर्णन कीजिए। देखिए भूक्षरण किन किन कारणों से होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कारक लिखेंगे भूक्षरण के कारक। और भूक्षरण की क्रिया वर्षा या वायु का मृदा से संपर्क होते ही प्रारंभ होती है। जैसे जैसे वर्षा या वायु वेग घटता बढ़ता है वैसे वैसे भूक्षरण का रूप और प्रकार बदलता रहता है। भूक्षरण मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा होता है, जल एवं वायु के द्वारा। होने वाले भूक्षरण को क्रमशः जलीय भूक्षरण एवं वायु भूक्षरण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, भूक्षरण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। देखिए हम हेडिंग डाल लेंगे भूक्षरण से हानियाँ। सबसे पहले तो नदी, नालों व समुद्रों में मिट्टी जमा होने से वे उथले हो जाते हैं। उनमें पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे पृथ्वी के ऊपरी जो भूभाग हैं वो डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ एवं पर्यावरण समस्या बढ़ती जा रही है। धन, जन और स्वास्थ्य की हानि हो रही है। भूक्षरण के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता घट रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। अब प्रश्न नंबर है 11, मृदा संरक्षण की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। हेडिंग डालेंगे हम मृदा संरक्षण और इसमें लिखेंगे मृदा की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए हमें उचित मृदा संरक्षण विधियाँ अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास वनस्पतियाँ नहीं है तो भूक्षरण अधिक होता है, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने से उनकी जल धारण क्षमता घटती है और बाढ़ का कारण बनती है। मृदा कटाव रोकने की प्रक्रिया को ही हम मृदा संरक्षण कहते हैं। तो ये तो थे हमारे 11 क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर में। 11 मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के या नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।